हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे आज के क्वेश्चन पेपर से। तो देखिए जो क्वेश्चन पेपर है आपका, ये सीटेट के जो आपके ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं उनकी आपकी सीरीज चल रही है, ठीक है, जिनमें से आपकी 5 क्लासेस आपकी ऑलरेडी हो चुकी हैं। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये आपका 13 जनवरी का क्वेश्चन पेपर है। स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पर आपके जो 15th क्वेश्चन है वो किस चीज़ में आते हैं, आपके गद्यांश और काव्यांश से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से ही। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले क्या पूछा गया है। देखिए आपको सही कथन की पहचान करनी है। फर्स्ट है भारतीय समाज एक एकल भाषी है। देखिए भारतीय समाज एकल भाषी है, लेकिन यहाँ पर देखिए फर्स्ट उस पर लिखा हुआ है कि भारतीय समाज क्या है आपका बहुभाषी है। तो देखिए यहाँ पर आपसे सही पूछा है तो फर्स्ट तो आपका बिल्कुल गलत हो गया। यहाँ पर भाषाएं एक दूसरे के विकास को अवरुद्ध करती हैं। देखिए भाषाएं एक दूसरे के विकास को अवरुद्ध करती हैं। तो देखिए यहाँ पर इस समाज के सभी बच्चे बहुभाषिक होते हैं, लेकिन कक्षाओं में समाज की वास्तविकता को नज़रअंदाज करके उन पर लक्ष्य भाषा के रूप लाद दिए जाते हैं। देखिए यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है वो किस चीज़ के लिए पूछा गया है आपका। देखिए जो सेकंड पार्ट है वो किस चीज़ के लिए, कि जो भाषाएं हैं वो एक दूसरे के विकास को क्या करती हैं, अवरुद्ध करती हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अन्य भाषाओं से मिलकर विकसित होती हैं, ठीक है, अवरुद्ध नहीं करती हैं, विकसित होती हैं। तो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समाज के सभी बच्चे बहुभाषिक होते हैं। तो देखिए आपका ये फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि इस समाज में सभी बच्चे जो होते हैं वो बहुभाषिक होते हैं। सही पॉइंट आपसे पूछा था, तो यहाँ पर सही पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, समाज के सभी बच्चे जो होते हैं वो बहुभाषिक होते हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है बहुभाषिकता का उद्देश्य क्या है। देखिए जो बहुभाषिकता होती है उसका उद्देश्य यहाँ पर क्या है, ये आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो देखिए कौन सा होगा, विभिन्न भाषाओं को बोलना, उनमें व्यक्त कर पाना, केवल लक्ष्य भाषा से में शिक्षण अधिगम करना, देश की कार्यालयी भाषा में लिखना व पढ़ना, हिंदी में साहित्य सृजन करना। तो देखिए बहुभाषिता के बारे में कहाँ पर लिखा हुआ है, पैसेज में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। देखिए एक यहाँ पर या तो बहुभाषिता आपका यहाँ पर आया है कि इस समाज के सभी बच्चे बहुभाषिक होते हैं। बहुभाषिक दृष्टि का महत्वपूर्ण पहलू है। कैसे, कक्षा में बच्चों की बहुभाषिक क्षमताओं का उपयोग करना, सीखने सिखाने की बहुभाषिक दृष्टि का महत्वपूर्ण पहलू है। बहुभाषिकता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक से अधिक भाषाओं के उपयोग को स्वीकार किया जाता है। एक ही समय में मातृभाषा के साथ साथ क्षेत्रीय भाषा या भाषाओं तथा अन्य भाषा को सुनने व समझने, बोलने व व्यक्त करने, लिखने और पढ़ने को महत्व दिया जाना क्या कहलाता है, बहुभाषिकता का उद्देश्य होता है। तो देखिए बहुभाषिकता का उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, विभिन्न भाषाओं को बोलना और उसमें व्यक्त कर पाना। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है अकॉर्डिंग टू पैसेज। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है कक्षा में बच्चों की बहुभाषिकता क्षमता का उपयोग क्यों करना चाहिए, क्योंकि बच्चों की सृजनात्मकता बाधित होती है। देखिए बाधित देखते हैं अभी इसमें क्या लिखा हुआ है, बच्चे एकल भाषी होते हैं, बच्चों में समझ बनाने की क्षमता सीमित होती है, बच्चों की समझ का विस्तार होता है। तो देखिए बहुभाषिकता जो क्षमता होती है उसका उपयोग क्यों करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं, बहुभाषिता का मानना है कि कोई भी भाषा अन्य भाषाओं से मिलकर विकसित होती है। भाषा के विकास का मतलब उसमें शब्द भंडार में वृद्धि का होना, उसकी अभिव्यक्ति की विधाओं का विस्तार होना, उसमें ज्ञान के नए अवसरों की संभावनाओं का खुलना आदि होता है, ठीक है। एक से अधिक भाषाओं या भाषिक व्यवहार करने वालों के पास बिंब, विधा, शब्द चयन, उदाहरण आदि का भंडार एक ही भाषा जानने वाले की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। तो देखिए यहाँ पर उसका जो बहुभाषिक क्षमता है उसका उपयोग क्यों करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो क्या है, बच्चों की समझ का विस्तार होता है। क्या होता है, बच्चों की समझ का विस्तार यहाँ पर होता है। देखिए उसकी अभिव्यक्ति की विधाओं का विस्तार होना, उसमें ज्ञान के नए अवसरों की संभावना को खुलना आदि होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है भाषा के विकास से क्या अभिप्राय है। देखिए जो भाषा का विकास है उससे यहाँ पर क्या अभिप्राय है। तो देखिए यहाँ पर किस चीज़ के लिए, भाषा के विकास से क्या अभिप्राय है पूछ रहे हैं। तो देखिए बच्चों की कक्षाओं में समाज की भाषिक वास्तविकता को नज़रअंदाज करके उन पर लक्ष्य भाषा के रूप लाद दिए जाते हैं। इससे बच्चों की सृजनात्मकता और समझ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बहुभाषिक क्षमताओं का उपयोग करना सीखने सिखाने की बहुभाषिक दृष्टि का महत्वपूर्ण पहलू है। अभी देखिए यहाँ पर हमें सबसे मेन क्या है कि यहाँ पर पूछा है भाषा के विकास से। तो देखिए भाषा के विकास का मतलब क्या होता है, उसके शब्द भंडार में वृद्धि होना,
उसकी अभिव्यक्ति की विधाओं का विस्तार होना, उसमें ज्ञान के नए अवसरों संभावनाओं का खुलना। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट आपका सही हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा सही है, संभावनाएं होना, संभावनाओं का खुलना, अभिव्यक्ति के लिए अपार संभावनाएं होना। क्या होना, अभिव्यक्ति के लिए अपार संभावनाएं होना। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए यहाँ पर आपका जो आपको की पॉइंट देखना है भाषा का विकास। ठीक है, मैं ऊपर पहुँच गई थी, यहाँ पर भाषा का विकास आपका यहाँ पर है। इससे मतलब है आपको ऊपर नहीं जाना, सिर्फ आपको कीवर्ड पकड़ना है, उस कीवर्ड से आपको सर्च करना है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, एकल भाषी विद्यार्थी की तुलना में बहुभाषी विद्यार्थी के पास क्या क्या अधिक होने की संभावनाएं अधिक हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक से अधिक भाषाओं या भाषिक व्यवहार करने वालों के पास बिंब, विद्या, शब्द चयन, उदाहरण आदि का भंडार एक ही भाषा जानने वालों से क्या होता है, अधिक होता है। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा, शब्द चयन, बिंब और विधाएं। क्या है, शब्द चयन, बिंब और विधाएं। देखिए यहाँ पर ज्ञान सत्ता का कोई मतलब नहीं, अधिकार नहीं है। ठीक है, पठन में रुचि का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, कक्षाओं में बहुभाषिक स्थिति को नज़रअंदाज करने से क्या अभिप्राय है। तो देखिए नज़रअंदाज करने का यहाँ पर आपको लिखा हुआ था, कहाँ पर है, देखिए अगर हम नज़रअंदाज करते हैं तो उसका क्या होता है। देखिए अगर हम नज़रअंदाज कर रहे हैं तो इससे बच्चों की सृजनात्मकता और समझ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर कौन सी स्थिति आपकी सही होगी, बच्चों को किसी भी भाषा में बोलने की अनुमति, बच्चों को मातृभाषा लक्ष्य भाषा में शिक्षण अधिगम करवाना, त्रिभाषा सूत्र का पालन करना, केवल लक्ष्य भाषा का ही प्रयोग करना। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही है। अगर हम केवल एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं तो बच्चे क्या होते हैं, जो बहुभाषिक स्थिति है अगर उसको हम नज़रअंदाज करेंगे तो क्या होगा, केवल लक्ष्य भाषा का ही प्रयोग होना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, नज़रअंदाज करके उन पर लक्ष्य भाषा के रूप में लाद दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ लक्ष्य भाषा का प्रयोग करने से क्या होता है, बहुभाषिक स्थिति को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, कौन सा शब्द जो है वो भिन्न है। देखिए कौन सा शब्द जो है वो यहाँ पर आपका भिन्न है, बोलना, सुनना, पढ़ना और खुलना। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका भिन्न है तो भिन्न आपका क्या हो जाएगा, खुलना। खुलने का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। बोलना, सुनना, पढ़ना ये आपके क्या हो जाएंगी, आपके LSRW, जिसको हम बोलते हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग और राइटिंग। ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके कौशल हैं, लेकिन खुलना इसमें यहाँ पर नहीं है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, किस शब्द में ता प्रत्यय लगातार नया सार्थक शब्द बनाया जा सकता है। देखिए ता प्रत्यय का यूज़ करके, ता प्रत्यय लगातार लगाकर नया सार्थक शब्द बनाया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए क्षेत्रीय, संभावना, प्रक्रिया या फिर उद्देश्य। तो देखिए यहाँ पर कौन सा है जिसके अगर हम पीछे ता शब्द का यूज़ करें तो वो क्या हो, आपका एक नया सार्थक शब्द बन जाए, तो वो पॉइंट आपका कौन सा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका क्षेत्रीयता। क्षेत्रीय में लगाते हैं ता तो आपका क्या सार्थक शब्द बन जाता है, तो वो हो जाता है आपका क्षेत्रीयता। क्या हो जाता है आपका क्षेत्रीयता। ठीक है, यहाँ पर और जो वर्ड है वो आपकी संभावनाता कोई वर्ड नहीं होता, प्रक्रियता आपका कोई वर्ड नहीं होता, उद्देश्यता कोई वर्ड नहीं होता, तो ये आपके तीनों गलत हो जाएंगे। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, बिंब का अर्थ क्या है। देखिए जो बिंब है यहाँ पर कि व्यवहार करने वालों के पास बिंब, विधा, शब्द चयन, उदाहरण आदि का भंडार एक ही भाषा जानने वाले की तुलना में अधिक होता है। तो यहाँ पर बिंब का क्या अर्थ है, तो देखिए बिंब का यहाँ पर क्या अर्थ है। देखिए बिंब का अर्थ क्या होगा, सूक्ष्म कण, गोल टीका, व्यंजना शक्ति से निकलने वाला अर्थ या फिर अत्यंत सूक्ष्म गोल आकृति का चिन्ह। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या है, तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, व्यंजना शक्ति से निकलने वाला अर्थ। क्या है आपका, सूक्ष्म कण यहाँ पर नहीं है, गोल टीका यहाँ पर नहीं है, अत्यंत सूक्ष्म गोल आकृति का चिन्ह ये भी आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए काव्यांश आपका यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन देखते हैं, किन पंक्तियों में भाव निकलता है कि हमारा देश समूचे संसार में वंदनीय है। तो देखिए कौन से पंक्ति के भाव से ये बात निकलती है कि हमारा देश जो है वो समूचे संसार में वंदनीय है। तो देखिए कौन से पॉइंट से निकलती है, देखते हैं काव्यांश को। तो देखिए किसकी बात की गई है, वंदनीय की बात की गई। देखिए कीवर्ड क्या है यहाँ पर आपका वंदनीय। यहाँ पर आपको पूरा मीनिंग निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या देखना है कि वंदनीय शब्द का यूज कहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो देखिए
ज्योतिर्मय यह देश हमारा, धवल हिमालय के ललाट पर अरुण तिलक अति न्यारा, कोटि कोटि सवंत तर से यह चलता प्रथिक सनातन, अंधकार में पतन निशा में दीप्तिमान स्वप्नों से पावन। पुण्य लोक यह श्रेय पंथ का, कोटि कोटि जनगण का प्यारा, महिमा में स्मृतियों से जगमग अजर अमरी है चिरचिर सुंदर। जगत वंदनीय विशुद्ध गरिमा में, देखिए जगत वंदनीय कहाँ पर बात हो रही है आपकी, जगत वंदनीय विशुद्ध गरिमा में। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट जो है वो आपका सही होगा, तो देखिए यहाँ पर वंदना, हमारे देश समूचे संसार में वंदनीय है, यह किसने बोला है, तो ये देखिए आपका कौन सी पंक्ति में, ऑप्शन नंबर 2 में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो देखिए नेक्स्ट है, प्रस्तुत काव्यांश का केंद्रीय भाव क्या है। देखिए जो आपका काव्यांश है इसका क्या भाव है, देश के संघर्ष काल का चित्रण, देश के निर्माण काल का चित्रण, देश के गौरव यश का चित्रण, या फिर देश की चुनौतियों का चित्रण। तो देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए क्या बताया गया है यहाँ पर, ज्योतिर्मय देश हमारा, धवल हिमालय की ललाट पर अरुण तिलक अति न्यारा। देखिए क्या बोल रहे हैं, हमारे देश के बारे में बोल रहे हैं कि जो देश है हमारा वो क्या है, हिमालय के ललाट पर अरुण तिलक अति न्यारा, कोटि कोटि सबंतमर से यह चलता पथिक सनातन, अंधकार में पतन निशा में दीप्तिमान स्वप्नों से पावन। तो देखिए हमारे देश के बारे में क्या हो रहा है कि उसके निर्माण के बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि हमारे दीप्तिमान जो सपने हैं उनसे भी पावन प्यारा हमारा क्या है, देश है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किस चीज़ के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, तो देखिए वो हो रही है देश के निर्माण काल का चित्रण। किस चीज़ का, देश के निर्माण काल का चित्रण। ठीक है, संघर्ष का, गौरव का, चुनौतियों का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए कवि ने देश के कल्याणकारी मार्गों को किसके समान माना है, तो देखिए कवि ने देश के कल्याणकारी मार्गों को किसके समान माना, तो देखते हैं। देखिए इस पैरा में देखिए, पुण्य श्लोक यह श्रेय पंथ का, कोटि कोटि जनगण का प्यारा। देखिए जो पुण्य श्लोक है उसको श्रेय दिया है इन्होंने, किसका, कल्याणकारी मार्ग का। ठीक है, कल्याणकारी मार्ग को किसके समान माना है, तो वो है आपका किसके समान, पुण्य श्लोक के समान। पुण्य श्लोक या श्रेय पंथ का, ठीक है, कोटि कोटि जनगण का प्यारा। ठीक है, तो कल्याणकारी मार्ग यहाँ पर किसको माना है, देखिए यहाँ पर बोल रहे थे ना, कोटि कोटि सबंतवर से यह चलता पथिक सनातन, अंधकार में पतन निशा में दीप्तिमान स्वप्नों से पावन। ठीक है, पुण्य लोक श्लोक यह श्रेय पंथ का, कोटि कोटि जनगण का प्यारा। ठीक है, तो पुण्य श्लोक श्रेय, देखिए तो पुण्य श्लोक इसका मतलब क्या है, पवित्र श्लोक को इन्होंने क्या कहा है, कवि ने देश के कल्याणकारी मार्ग को किसके समान कहा है, तो वो है आपका पवित्र श्लोक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, कवि के अनुसार देश की कौन सी बात मन को हर लेती है, तो देखिए कौन सी बात है जो यहाँ पर मन को हर लेती है, उसकी गुण गाथाएं, महिमा में स्मृति, धवल हिमालय या फिर पुण्य श्लोक। तो देखिए अनेक गुण गाथाएं हैं, महिमा में स्मृति है, धवल हिमालय या फिर पुण्य श्लोक है। तो कौन सी चीज़ है जो मन को हर लेती है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही है वो क्या हो जाएगा, तो देखिए जगत वंदना विश्रुत गरिमा में अगणित गुण गाथा से मनहर, अगणित गुण गाथा से मनहर। तो देखिए यह पुराण नित्य नूतन गति में, जीवन मरण सहारा, छोर मूर्धना में स्पंद में, जागृति में कंपित पीड़ा में। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो देखिए यहाँ पर किस चीज़ से इसकी मन को हर लेने वाली बात हुई है, तो वो है आपकी किससे, अगणित गुण गाथा से। किससे, अगणित गुण गाथा से। तो देखिए अगणित मतलब अनेक प्रकार के जो गुण गाथाएं हैं उनसे वो चीज़ें क्या हैं, मन को हर लेती हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो आपका अनेक गुण गाथाएं होगा वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। देखिए मन को हरने की बात, मन को हरने की बात कौन करता है, तो वो है कौन सा पॉइंट है आपका, अनेक गुण गाथाएं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्रुत का अर्थ क्या है, किस चीज़ का पूछा है आपसे, विश्रुत का यहाँ पर आपसे अर्थ पूछा है। देखिए जगत वंदनीय विश्रुत गरिमा में, विश्रुत का मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध गरिमा, क्या होता है आपका, प्रसिद्ध गरिमा। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन, जो आपका पॉइंट है वो कौन सा सही हो जाएगा, तो वो है आपका प्रसिद्ध। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका प्रसिद्ध। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, अरुण तिलक में रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है, तो देखिए रेखांकित शब्द क्या है, यहाँ पर विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है या फिर क्रिया है। तो देखिए जो अरुण है यहाँ पर वो क्या हो जाएगी आपकी, तो वो हो जाएगी आपकी संज्ञा। क्या हो जाएगी यहाँ पर आपकी संज्ञा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका संज्ञा हो जाएगी। कैसे संज्ञा हो जाएगी, तो देखिए कौन कौन सी होती है आपकी, जातिवाचक होती है। ठीक है,
जातिवाचक होती है। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या है, तिलक को अरुण के समान यहाँ पर इन्होंने बोला है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी संज्ञा। कौन सा शब्द हो जाएगा, अरुण आपका यहाँ पर संज्ञा शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ से आपका पैरागॉजी स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट करते देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए बच्चों को अपने परिवेश में 2 भाषाएं सुनने को मिलती हैं। 2 भाषाओं का सुनना बच्चों के लिए लाभकारी है, बच्चों के लिए हानिकारक है, इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, पारस्परिक रूप से बाधित करेगा। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर सही है, तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। अगर 2 भाषाएं बच्चों को परिवेश से सुनने मिल रही हैं तो वो क्या होंगी, बच्चों के लिए लाभकारी होंगी। ठीक है, क्योंकि जो बहुभाषिकता होती है उसको क्या दिया जाता है, उस पर अत्यधिक जोर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, लाभकारी होती हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मातृभाषा के अधिगम के दौरान भाषा अधिगम की स्वाभाविक प्रक्रिया का मूलभूत सिद्धांत नहीं है। देखिए कौन सा जो है वो नहीं है। बोलना सीखने से पहले साक्षरता सीख लेना, अपने परिवेश में परिवार के सदस्यों से सीखना, रटने कंठस्थीकरण के साथ स्थान पर अवधारणात्मक समझ पर बल देना, परिवेश में बोली जा रही दूसरी भाषाओं से अधिगम की संगतता नहीं होती। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका नहीं है, तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। परिवेश में बोली जा रही दूसरी भाषाओं से अधिगम की संगतता नहीं होती, बल्कि संगतता क्या होती है, क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है, परिवेश में बोली जाने वाली दूसरी भाषा जो होती है वो बच्चे के विकास में क्या होती है, लाभकारी होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि संगत नहीं होती, तो ये आपका यहाँ पर गलत है, गलत ही आपसे पूछा था। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। देखिए कौन सा कथन है जो यहाँ पर सही नहीं है। भाषा अधिगम संज्ञानात्मक गतिविधि है, बिल्कुल सही है। अधिगम विकलांगता भाषा अधिगम से संबंधित नहीं है, तो देखिए ये पॉइंट आपका यहाँ पर गलत है। बच्चों को उनकी अपनी गति के अनुसार काम करने देना शिक्षकों की और एक बड़ी मदद है, बिल्कुल सही है। अधिगम विकलांगता की शुरू में ही पहचान कर लेना सफल परिणाम की कुंजी है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। कौन सा कथन है जो नहीं है, वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, सबसे खराब कक्षा प्रणाली की पहचान करें। देखिए कौन सी प्रणाली जो है वो सबसे खराब है यहाँ पर, तो देखते हैं। मैं अपने विद्यार्थियों की गलतियां करने की अनुमति देती हूँ। मैं अपने विद्यार्थियों को गलतियां करने की अनुमति देती हूँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे गलती करेंगे तभी तो बच्चे अच्छा सीखेंगे। मैं अपने विद्यार्थियों को कक्षा में विचरने और चर्चा करने की अनुमति देती हूँ, ये भी आपका बिल्कुल सही है। मैं विद्यार्थियों को कक्षा में भाषा कार्य के लिए बोलने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ, ये भी आपका सही है। मैं लेखन कार्य के लिए प्रारूप तैयार करने पर बल नहीं देती हूँ, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल गलत। सबसे खराब कक्षा प्रणाली की पहचान करनी थी, वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पठन का विशिष्ट चरण नहीं है। देखिए कौन सा जो है वो पठन का विशिष्ट चरण नहीं है। पाठ्य सामग्री में से किसी विशिष्ट वाक्य में निष्कर्ष निकालना, अनुच्छेद का सारांश लिखना, अनुच्छेद में भिन्न भिन्न विचारों के बीच संबंध को समझना, अनुच्छेद में अलग अलग शब्दों के वाक्य भेद की पहचान करना। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर आपका नहीं है, तो देखिए पाठ्य सामग्री में से किसी विशिष्ट वाक्य से निष्कर्ष निकालना बिल्कुल सही है। अनुच्छेद का सारांश लिखना, ये भी आपका बिल्कुल सही है। अनुच्छेद में भिन्न भिन्न विचारों के बीच संबंध को समझना, ये भी आपका सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका चरण नहीं है, विशिष्ट चरण नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है। देखिए कौन सी भाषा है जो शिक्षा की अवधारणा यहाँ पर नहीं है, तो देखिए कौन सी हो जाएगी, भाषा अंतरण, समूह या संग्रह, संस्कृति प्रघात या फिर शब्द अनुक्रमणिका। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही होगा आपका, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 संस्कृति प्रघात। क्या है आपका, संस्कृति प्रघात। और जो है वो आपके भाषा की शिक्षण की अवधारणा है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका नहीं है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी भाषा की तुलना में प्रथम भाषा का अर्जन अपेक्षाकृत आसान है क्योंकि अंग्रेजी जटिल भाषा है। हमें हमारी प्रथम भाषा के बेहतर अवसर प्राप्त होते हैं। प्रथम भाषा भारतीय भाषा या फिर अंग्रेजी औपनिवेशिक भाषा है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही होगा, तो देखिए हम पहली भाषा क्यों अर्जित कर लेते हैं, क्योंकि वो हमें हमारे परिवेश से मिलती है, हमारे परिवार से मिलती है। ठीक है, तो क्या होता है, उसके हमें बहुत सारे अवसर प्राप्त होते हैं, तो हमें हमारी प्रथम भाषा के बेहतर अवसर प्राप्त होते हैं। ये पॉइंट जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, यह किसने कहा कि बच्चों में सहजात भाषिक क्षमता होती है और बच्चों में भाषा का विकास ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे कि शेष जैविकीय कार्यों का विकास होता है। तो देखिए किसने ये बात कही है, तो वो है आपके नॉम चॉम्स्की। जब भी आपसे बोलें कि बच्चे के अंदर जो सहजता भाषिक क्षमता होती है, जन्मजात क्षमता होती है, वो किसने कहा, तो वो कहा है आपका नॉम चॉम्स्की ने। किसने कहा है, नॉम चॉम्स्की ने। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर।
व्याकरण के प्रभावशाली शिक्षण के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए कौन सा कथन है जो सही नहीं है। वास्तविक संवाद में नियमों का प्रस्तुतिकरण, संदर्भ में व्याकरण के प्रासंगिक नियमों का दर्शाना, वास्तविक जीवन से जुड़े संप्रेषण के नियमों के अभ्यास करने के अवसर देना, नियमों को रटकर और ड्रिल द्वारा व्याकरण सिखाना। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही नहीं है। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो सही नहीं होगा, तो वो है आपका रटकर ड्रिल कर व्याख्या सिखाना, ठीक है, व्याकरण सिखाना। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा का मूलभूत सिद्धांत नहीं है। देखिए यहाँ पर भी आपसे नहीं पूछा है। कक्षा 3 तक बुनियादी साक्षरता हासिल कर लेना, कलाओं और विज्ञान में संबद्धता, रटने की प्रवृत्ति और परीक्षाओं के लिए पढ़ने के स्थान पर अवधारणात्मक समझ पर बल देना, सतत आकलन के लिए योगात्मक आकलन एक मुख्य प्रक्रिया के रूप में। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर नहीं है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। मूलभूत सिद्धांत, देखिए रटने की जगह आपको अवधारणात्मक समझ पर बल देना बिल्कुल सही है। कलाओं और विज्ञान में संबद्धता ये भी बिल्कुल सही है। कक्षा 3 तक बुनियादी साक्षरता हासिल कर लेना ये भी आपका सही है। कौन सा नहीं है, तो देखिए सतत जो आपका आकलन होता है, कंटिन्यूस जो आपका आकलन होता है, उसकी जगह पे क्या बोल रहे हैं, योगात्मक आकलन का यूज़ करो, यहाँ पर गलत है। कॉन्टिन्यूस जो होता है वो आपका क्या होता है, बेटर होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, निम्न में से कौन सा कथन भाषा की कक्षा के संदर्भ में सही नहीं है। भाषा की कक्षा के संदर्भ में, ऐसी कक्षा जिसमें शोर हो रहा है उससे संकेत मिलता है कि शिक्षार्थी सीख रहे हैं। अनुशासित कक्षा का तात्पर्य है कि जहां शिक्षार्थी चुपचाप बैठे हैं और अध्यापक अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं। विचार करो, समूह में कार्य करो, साझा करो, ये वो तरीके हैं जिससे पूरी कक्षा को गतिविधि में संलग्न किया जा सकता है। एक अध्यापिका विद्यार्थियों को कहानी का रोल प्ले करने के लिए कहती है। तो देखिए यहाँ पर भाषा की कक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन जो है यहाँ पर सही नहीं है। देखिए ये पॉइंट तो आपका सही है बिल्कुल, ठीक है। विचार करो, समूह में कार्य करो, ये भी आपका बिल्कुल सही है। शोर हो रहा है उससे पता चलता है कि शिक्षार्थी सीख रहे हैं, ये भी आपका सही है। लेकिन कौन सा नहीं है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। अनुशासित कक्षा का तात्पर्य कि शिक्षार्थी चुपचाप बैठा है। देखिए जब शिक्षार्थी चुपचाप बैठते हैं इसका मतलब क्या है कि वो और अध्यापक अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे क्या हो जाते हैं, यहाँ पर निष्क्रिय हो जाते हैं, ठीक है, एक्टिव नहीं रहते बच्चे, यहाँ पर कैसे हो जाते हैं, पैसिव हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, अनुभवजन्य अधिगम से क्या शामिल नहीं है। देखिए जो आपका अनुभवजन्य अधिगम होता है उसमें क्या शामिल नहीं है। कथावाचन आधारित शिक्षण शास्त्र, कला और खेल समावेशित शिक्षण शास्त्र, दक्षता आधारित अधिगम और शिक्षा, विषय के बारे में अंग्रेजी में सोचना और बोलना। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर आपका सही नहीं है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, विषयों के बारे में अंग्रेजी में सोचना और बोलना। देखिए दक्षता आधारित बिल्कुल सही है, कला और खेल ये भी आपका सही है, कथावाचन ये भी आपका सही है, लेकिन कौन सा नहीं है, वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति चुनौतीपूर्ण बच्चों को सहायता देने के संदर्भ में संगतपूर्ण नहीं है। देखिए सारे पॉइंट आपको जो पेडागोजी के पूछे गए हैं आज वो सब में नहीं आपसे पूछा जा रहा है। अध्यापक को कक्षा में अधिगम विकलांगता की पहचान करने के लिए अभिभावकों और सहयोगी अध्यापकों से मदद लेनी चाहिए। अधिगम विकलांगताओं की पहचान जितना जल्दी हो सके कर लेनी चाहिए। अध्यापक को चाहिए कि वह अधिगम विकलांगता वाले शिक्षार्थियों को उनकी गति के अनुसार कार्य करने दें और आत्मनिर्भर बनने में मदद करें। अध्यापक को विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों की दूसरी सहपाठियों द्वारा मदद करने के लिए निरुत्साहित करना चाहिए जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर नहीं है, तो देखिए जब जहाँ पर भी आपको क्या मिल जाए, निरुत्साहित, जब आपको डिस्करेज किया जाता है वो आपका पेडागोजी में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, सबसे निकृष्ट अनुचित कक्षा प्रणाली की पहचान करें। तो देखिए कौन सी है, पाठ्य पुस्तक में अगला क्या लिखा है, अध्यापक उसके अनुसार योजना बनाती है। अध्यापक को प्रमाणिक पाठ्य सामग्री जैसा कुछ समाचार पत्र से लेना चाहिए और उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अध्यापक को कुछ अधिक विचार करने की ज़रूरत नहीं है, वह कक्षा में जाए और देखे क्या किया जा सकता है। अध्यापक पिछली कक्षा में पढ़ाए गए पाठों के संदर्भ का प्रयोग करती है। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर आपका सही होगा, तो देखिए वो कौन सा है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। अध्यापक को कुछ अधिक विचार करने की ज़रूरत नहीं है, वह कक्षा में जाएं और देखें क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, पाठ योजना बनाते समय कौन सी बात ध्यान में नहीं रखनी चाहिए। देखिए कौन सी बात है जो ध्यान नहीं रखनी चाहिए, विद्यार्थियों के सीखने की गति, आपके पाठ के दिन का समय, गतिविधियों का क्रम या फिर अनुच्छेद के बारे में अभिभावकों की पसंद। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर आपको नहीं ध्यान देना है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद के बारे में अभिभावकों की पसंद। ठीक है, विद्यार्थियों के सीखने की गति, आपके पाठ के दिन का समय,
गतिविधियों का क्रम, ये आपके तीनों ही क्या हैं, पाठ योजना के पार्ट है, लेकिन कौन सा नहीं है, तो वो है अनुच्छेद के बारे में अभिभावकों की पसंद। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका नहीं है। ठीक है, तो आज का सेशन आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।